तो क्लास 12th फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, तो जो लोग रेगुलर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये बात आइडिया होगा कि आपके पास जो भी बुक है, जैसा भी बुक है फिजिक्स का, ऑल्टरनेटिंग करंट अलग चैप्टर का नाम नहीं है। चैप्टर का नाम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों साथ में ही है। चाहे तुम स्कूल लेवल पर तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम मेंस एडवांस नीट लेवल पर तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी दोनों का अलग अलग तरह से तैयारी नहीं हो पाएगा। चाहे बोर्ड्स का हो चाहे कंपटीशन का हो, दोनों साथ का चैप्टर है। बट ट्यूशन में वीडियोस जो आपका आएगा, चाहे आप लोग जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वी विल कंसीडर दिस एज अ डिफरेंट चैप्टर। हम लोग इसको अलग चैप्टर की तरह कंसीडर करेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जो लोग चैप्टर का नाम समझ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही अगर किताब में ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो इसका क्लियर कट मतलब है ईएमआई का काम पड़ेगा इस चैप्टर में। तो अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी तरह का नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पहले जाकर के चैप्टर पढ़ लीजिए। अलग चैप्टर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको अलग से समझ में आने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऑल्टरनेटिंग करंट ये जो शब्द है ये मोस्ट प्रोबेबली आपने सबसे पहले क्लास 10th में पढ़ा था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ही पढ़ा था। वहीं पर क्लियर कट हिंट था, 10th के बुक में ही क्लियर कट हिंट था कि एसी डीसी जो है वो आप लोगों को अगर याद होगा 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एसी डीसी नहीं दिया हुआ था, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ही दिया हुआ था। वहीं से क्लियर कट हिंट था कि ये जो चैप्टर है वो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तहत ही पढ़ना। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में याद कर लें, या फिर याद नहीं भी है तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको पहले जान लें कि क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट या फिर स्टेडी करंट किसको कहते हैं? डायरेक्ट करंट या फिर स्टेडी करंट किसको कहते हैं? जो डायरेक्शन वगैरह ठीक है, मतलब जो बैटरी सेल, जो टॉर्च में आपका बैटरी सेल लगा हुआ रहता है उससे जो करंट वोल्टेज निकलता है दैट आर डायरेक्ट करंट। अब उसको डायरेक्ट करंट क्यों कहते हैं? 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है फिक्स होता है। डायरेक्शन, बैटरी में डायरेक्शन कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही जाए, एकदम एक तरफ से जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड सेम रहे। स्टेडी करंट आर नोन एज डायरेक्ट करंट। ठीक है, लेकिन आपके मेरे घर पर जो करंट आता है, आप और हम जो करंट कंज्यूम करते हैं, ये जो पूरा चैप्टर है एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। किस डिवाइस के थ्रू? तो वो डिवाइस था जनरेटर, जो कि अभी मतलब आप लोग पढ़े नहीं है, क्योंकि आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें बताया है कि एसी करंट पढ़ने के बाद पढ़ो जनरेटर किसको बोला जाता है। बट 10th क्लास में हमें मालूम है जनरेट करना है क्या? करंट। तो वो जो करंट जनरेट इंड्यूस आपके मेरे घर में जो करंट का सप्लाई आता है वो बैटरी सेल वाला नहीं आता है। वो जो करंट आपके मेरे घर में आ रहा है मेन से, सप्लाई से, दैट करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। बैटरी सेल ये सब से जो करंट निकलता है, जिस पर आप क्वेश्चन 10th क्लास से लेकर के अभी तक बनाए हैं, आज के क्लास के पहले तक जो आप न्यूमेरिकल्स बनाए हैं करंट का, वो आप सिर्फ डायरेक्ट या फिर स्टेडी करंट का ही बनाए। आपको जानना जरूरी है, सिलेबस भी जानना जरूरी होता है। मेंस एडवांस नीट तो अपने जगह पर है। अभी तक जो भी पढ़े हो, जो न्यूमेरिकल बनाए हो, जो प्रूफिंग किए हो, जो ग्राफ बनाए हो, वो डायरेक्ट करंट का है। बट जो करंट आप और हम जानते हैं, वो जो करंट आप और हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा और उसका डायरेक्शन रिवर्स करेगा पीरियोडिकली का मतलब एक डेफिनिट टाइम के साथ करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करेगा, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार चेंज करते चलेगा। ऐसे करंट को ही हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और उसके बाद की कहानी वैसे ही है, करंट गुना रेजिस्टेंस तो वोल्टेज। तो इस केस में जो वोल्टेज आएगा, दैट वोल्टेज, दैट ईएमएफ इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, दैट करंट, दैट वोल्टेज इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गया? द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude changes with time, the electric current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as AC। ठीक है, आपके मेरे घर में जो करंट आता है दैट इज AC। आपके मेरे घर में ट्रांसफार्मर से मेन से होते हुए जो करंट का सप्लाई है दैट इज AC।
बट जो बैटरी और सेल से जो करंट है, जिस पर आप अभी तक न्यूमेरिकल प्रूफिंग एचसी वर्मा एनसीईआरटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन बना कर रहा है, दोज आर स्टेडी करंट, डायरेक्ट करंट. But the electric current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as AC. And similarly, the voltage whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as alternating EMF. तो इस चैप्टर में स्टेडी करंट और स्टेडी वोल्टेज के बारे में नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में बात करेंगे. ठीक है. अब सवाल है क्यों, है ना. तो क्यों का एक कारण तो मैं अभी पिछले 5 मिनट में 10 बार बता चुका हूं. मेरे तुम्हारे घर में जो करंट का सप्लाई आता है, जो करंट हम लोग बचपन से जानते हैं, दैट करंट इज एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट. एप्लीकेशन एडवांटेज क्या है, 10th के बुक में भी पढ़े थे, अभी 12th में डिस्कशन करके पढ़ेंगे कि डीसी के कंपैरिजन में, मतलब डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में अल्टरनेटिंग करंट काफी इकोनॉमिकल है. बैटरी में चाहे सेल में जो स्टेडी करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन से बनता है. केमिकल रिएक्शन तो आपको सबको मालूम है डिग्रेड कर जाता है थोड़े देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े केमिकल रिएक्शंस के बाद. तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट नहीं कर सकते. करने जाओगे तो बहुत ज्यादा पावर का लॉस हो जाएगा. आप डायरेक्ट डीसी से जहां पर जरूरत है आप उसको एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ऐसा कोई डिवाइस नहीं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे. ये सब काम एसी में कर सकते हैं. इकोनॉमिकल है, दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं निग्लिजिबल पावर लॉस से. कैसे करेंगे वो भी पढ़ना है आपको 12th में. एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर. रेक्टिफायर एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं. ये आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ना है ऑफिशियली क्लास 12th में ही. लेकिन ऐसे आपको छोटा सा मालूम होगा, मोबाइल चार्जर में रेक्टिफायर लगाया हुआ रहता है. रेक्टिफायर ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है. डीसी से एसी में बदलने का कोई डिवाइस नहीं है आपके पास. उसके बाद एसी कैन बी, जो आपका ट्रांसफार्मर आपके घर के अगल बगल लगा हुआ रहता है या हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी लगा हुआ रहता है. ट्रांसफार्मर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाना या फिर घटाना, वोल्टेज बढ़ा के घटा के. ये काम डीसी से नहीं कर सकते. ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं अल्टरनेटिंग करंट के. इसलिए आज के बाद, अभी तक जो कर सकते थे स्टेडी करंट से, डायरेक्ट करंट से कर लिए. आज के बाद आपको कम से कम 2-3 महीने का जो आपको कोर्स बाकी है उसमें सारा करंट आपको अल्टरनेटिंग ही दिखेगा. जैसे 11th-12th में होता है सिलेबस के ऊपर जैसे बात होती है. जैसे 11th में आप लोग वर्क एनर्जी पावर में पहुंचे तब आपको मालूम चला वर्क डन बाय ए वेरिंग फोर्स. उसके पहले तो आप फोर्स को कांस्टेंट ही मान के 9th 10th 11th निकाल दिए. पहली बार सीखे वर्क डन बाय ए वेरिंग फोर्स क्या होता है. जब सीखे तब से लेकर अभी तक सारा क्वेश्चन वेरिंग फोर्स पर ही बन रहा है. उसके बाद कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन ही नहीं बना. उसी तरह से आज से पहले हमें एसीडीसी मालूम था, आज के बाद उसका फॉर्मूला, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल सब मालूम होगा. और जो 2-2.5-3 महीने का आपका कोर्स बाकी है उसमें अब आपको शायद डायरेक्ट करंट नहीं दिखेगा. अब जो भी चीज आपको दिखेगा वो सब अल्टरनेटिंग करंट में ही दिखेगा. ठीक है. तो ये सब है. और अगर सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा जो डेफिनेशन है उस हिसाब से ग्राफ को कंसीडर करते हो, क्या देख रहे हो इस ग्राफ को, देखो क्या हो रहा है. जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है. डायरेक्शन क्या हो रहा है, डेफिनेट टाइम के बाद क्या कर जा रहा है, रिवर्स कर जा रहा है. इधर भी देखो एक तरह का है, फिर कम हो गया, फिर एक तरह का है, फिर ज्यादा हो गया, फिर एक तरह का है. टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है. यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और डायरेक्शन जो है रिवर्स कर जा रहा है पीरियोडिकली. तो ये सब ग्राफ तो नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है. बाकी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पहले डेफिनेशन वगैरह लिख लो अल्टरनेटिंग करंट का. तो बच्चों अब इस पर अब यूटिलाइज आपको करना है कुछ मैथ्स का रूल, कुछ फिजिक्स का रूल, कुछ 11th क्लास में एसएचएम का कॉन्सेप्ट, उन सबको इस्तेमाल करते हुए अब आगे चलेंगे. देख रहे थे अभी बहुत सारा ग्राफ बनाया हुआ था जो कि अल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था. बट जो आपका सिलेबस बेस्ड है, जिसके इर्द गिर्द आपको ये जो चैप्टर निकालना है, उसके हिसाब से हम लोग मैथ्स में 2 ग्राफ पढ़ते हैं, साइन का और कॉस का. अगर हमने 8th 9th क्लास में पहली बार साइन और कॉस का ग्राफ पढ़ा था, 10th में टू बी फेयर, साइन और कॉस का जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, साइन का जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, साइन एक्स का जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे कॉस एक्स का जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, कॉस एक्स का जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, है ना, कॉस एक्स का जो ग्राफ पढ़ते हैं वो साइन और कॉस का ग्राफ है. एसी से कोई कनेक्शन नहीं है, एसी से कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, एसी से कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन अगर आप साइन एक्स का ग्राफ याद किए हैं मैथ्स में, साइन 0 का वैल्यू 0, 90 पर आते आते मैक्सिमम, 45
पर भी उतना, और फिर 135 पर भी उतना, फिर 180 पर आते आते 0। इसका जो आप ग्राफ इमेजिन करो, साइन एक्स का ग्राफ को इमेजिन करो, तो तुमको ऐसा लगेगा कि पिछले 10 मिनट पहले जो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन बताया गया था, उसके डेफिनेशन और साइन एक्स का ग्राफ एक जैसा है। कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया जो मैं बोला? साइन एक्स का ग्राफ, कोई कनेक्शन एसी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, और साइन एक्स का ग्राफ को कंसीडर करो, और एसी का जो डेफिनेशन बताएगा उसको कंसीडर करो। साइन एक्स का ग्राफ भी इसी तरह से होता है, हर समय पर हर थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है तो साइन थीटा चेंज कर रहा है, और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद ये जो है अपने ग्राफ को, अपने पैटर्न को क्या करेगा, वो रिपीट करते चला जाता है। एसी का भी तो यही डेफिनेशन बताएगा कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो जाए, डायरेक्शन रिवर्स कर जाए पीरियोडिकली। तो बोलने का क्या मतलब हो गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट को शो करने के लिए जो फंक्शन अभी हम लोग लिखेंगे, उसको हम लोग साइन के कर्व या फिर कॉस के कर्व को मिला करके हम अपना इक्वेशन जो है वो फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब यही पर कंसेप्ट है, जिन्होंने 11th का एसएचएम पढ़ा उनको याद होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी ऐसा ही डेफिनेशन होता है। वहां पर भी बताया गया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करने का बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, बट साइन वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी जिनको याद होगा, फिर वाई बराबर आर कॉस ओमेगा टी, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वो कोई एसएचएम का इक्वेशन नहीं था, बट उसको एसएचएम के डेफिनेशन पर रखे तो सेटिस्फाई हो जाता था। उसी तरह से साइन का कर्व, कॉस का कर्व और एसी का डेफिनेशन में कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन साइन का जो कर्व हम लोग प्लॉट करते हैं, कॉस थीटा का जो कर्व हम लोग प्लॉट करते हैं, और एसी का जो डेफिनेशन अभी आपको बताया गया वो मैच कर जा रहा है। इससे हम लोग क्या करेंगे, हमने तो ग्राफ तो बहुत सारा बनाया था अल्टरनेटिंग करंट का, ये हो सकता है वो हो सकता है, बट जिसके थ्रू आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस कर्व पर है। ये कर्व साइनोसॉइडल कर्व है। ये आप लोग में से बहुत लोगों को मालूम है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ आई बराबर आई नॉट, जैसे वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी पढ़े थे। आर ओमेगा टी का मतलब थीटा होता है, जिनको मालूम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टू बी फेयर एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, थीटा बराबर ओमेगा टी होता था। ये सब अब पढ़ा हुआ, अब ये सब अब मेरे से अभी मत पढ़वाओ, 11th का वीडियोस देखो या फिर कॉपी आपके पास होगा उसमें से देखो। ओमेगा टी कुछ नहीं, थीटा ही होता था। आई बराबर आई नॉट साइन थीटा, या फिर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो फंक्शन है करंट का, ये देख रहे हो ये किसके ऊपर चल रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन, किसका फंक्शन है, मैथ्स में फंक्शन आप लोग पढ़िए, टी का है। टी का फंक्शन होने का मतलब जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज करोगे तैसे तैसे करंट का वैल्यू चेंज करेगा। और साइन का होने का मतलब ये है, ओमेगा टी थीटा, ओमेगा टी थीटा है, साइन का होने का मतलब ये है कि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी है। इसको अगर आप 0 लिखते हैं, ये वाला अगर टी बाई 4 है और ये अगर टी है, टी बाई 4 नहीं, टी बाई 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, एट जैसे टी बराबर 0 पर ये करंट कितना हो गया 0, टी बराबर टी बाई 2 पर कितना हुआ, आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। अरे क्या काट दिया, क्या क्या कर रहे थे, टी के जगह पर टी बाई 2, हाँ टी बाई 2 पर कितना होगा, टी के जगह पर ये तो वैल्यूज प्लॉट करके आप लोग देख सकते हैं बच्चों। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब आप टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप टी की वैल्यू टी बाई 4 पुट करते हैं, आप टी की वैल्यू टी बाई 4 पुट करते हैं तो करंट का वैल्यू पुट करके देख लो, मैक्सिमम करंट आ जाएगा आई नॉट के बराबर। टी की वैल्यू अगर आप 3t बाई 4 पुट करते हैं तो करंट का वैल्यू जो है वो माइनस आई नॉट हो जाएगा। टी का वैल्यू अगर आप t बाई 2 पुट करते हैं, करके देख सकते हो, तो करंट की वैल्यू 0 हो जा रही है। और t का वैल्यू अगर आप कैपिटल T पुट करते हैं तो करंट का वैल्यू दोबारा से 0 हो जा रहा है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग प्लॉट कर देते हैं
तो इस तरह का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। T/4 पर मैक्सिमम करंट दिख रहा है, 3T/4 पर मैक्सिमम करंट दिख रहा है, बट रिवर्स डायरेक्शन में। यही तो ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन था, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन रिवर्स कर ले पीरियोडिकली। इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाने वाला बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है। उस बहुत सारे इक्वेशन में I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, these are the functions that can represent alternating current। तो आज के बाद या फिर आज के बाद ही, आज ही तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला नहीं है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी एक ऐसा फंक्शन है मैथमेटिकल जिससे कि हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दोनों का ग्राफ को अगर आप प्लॉट करेंगे तो जो AC का डेफिनेशन है वो फुलफिल जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग जो लोग, अब देखो इसमें बात वही है कि 11th का सेशन थोड़ा सा नहीं क्लियर होने पर दिक्कत होगा। जिनको याद है y बराबर आर साइन ओमेगा टी, वो किसका फंक्शन होता था? t का फंक्शन होता था, डिस्प्लेसमेंट का होता था, और उसमें r जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होता था। तो इधर भी वही है, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आया, और i का मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो कितना आया? आई नॉट ही आया, i का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट ही आया। तो i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में आई नॉट जो है बॉस दैट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का ये जो फंक्शन है, करंट का जो फंक्शन है अल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन में आई नॉट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, वो सब अगर नहीं भी याद है तो 9th क्लास में भी शायद आप लोग पहली बार वेव पढ़े थे, है ना, वेव साउंड का वेव को रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से। तो उसमें भी ये वाला को क्या कहते थे? इसको हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का एम्पलीट्यूड कहते थे। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल टर्म में जो होता है वैसे ये वाला एम्पलीट्यूड ही कहलाता था पहले भी किसी भी वेव में। तो ये वेव तो नहीं है, वी आर नॉट स्टडिंग वेव, बट ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन ऐसा है कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी पे रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो बच्चों, तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब अच्छे से सुनना, तुम लोग खुद बताओगे। 8th क्लास से लेकर के अभी 12th क्लास के हाफ बुक तक आ गए। अभी तक जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ग्राफ, मेथड, एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो भी पढ़े हो, वो करंट को क्या मान करके करे हो? डीसी स्टेडी मान के करो। आज अचानक से पता चल रहा है करंट ऑल्टरनेटिंग होगा, तो आज अचानक से इसका क्वेश्चन बनाना तुमको थोड़ी सिखा दिया जाएगा। समझ आ रही बात? ये आपको समझ में आना चाहिए। जो आपको शुरू से बेसिक क्लियर है, जो भी फॉर्मूला मेथड बताया गया है वो सब स्टेडी करंट का बताया गया है। आज अचानक से डेफिनेशन ऑल्टरनेटिंग करंट का पढ़ रहे हो, तो इसी चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए आपको 2 अलग अलग टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है स्टार्टिंग में ही। उसी में पहला नंबर पर है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। कहना क्या है, ध्यान से सुनना फिर इसको लिखना। बोल रहा है कि एक सर्किट लो, उसका जो भी टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट टाइम होता, उसके आधे टाइम के लिए एक बार चार्ज पास करवाओ, मतलब चार्ज प्रोड्यूस करवाओ एसी से, और उतने ही टाइम के लिए चार्ज प्रोड्यूस करवाओ किससे? डीसी से। चार्ज सेम रखो, टाइम सेम रखो, करंट का वैल्यू सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। अरे आएगा ना। एक बार करंट का सोर्स क्या रखें? एसी। एक बार करंट का सोर्स क्या है? डीसी। टाइम कितना रखें? सेम टाइम रखें। ठीक है, और चार्ज कितना प्रोड्यूस करवाना है? सेम चार्ज प्रोड्यूस करवाना है। तो करंट का वैल्यू अलग अलग आएगा। जो अलग अलग करंट का वैल्यू आएगा, एक्चुअली में करंट किसको कहते हो? करंट का मतलब क्या होता है? 8th क्लास से क्या जान रहे हो? करंट का मतलब ही होता है एट अ क्रॉस सेक्शन पर चार्ज पर यूनिट टाइम को ही करंट बोला जाता है ना। तो हम चार्ज बराबर पास करवा रहे हैं, टाइम बराबर रख रहे हैं, करंट का सोर्स अलग अलग, एक बार एसी एक बार डीसी, तो आप ही बोल रहे हैं वैल्यू अलग अलग आएगा। तो जो दोनों के बीच में अलग अलग वैल्यू आएगा वही हम लोग फंडामेंटल याद कर लेंगे कि इतना ही डिफरेंस होगा एसी और डीसी के बीच में। तो जो वैल्यू एसी में आएगा और हमें मालूम रहेगा कि एसी और डीसी के बीच में ये कनेक्शन है, तो हम उसी चीज को डीसी से भी बना पाएंगे। बात कुछ समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया? ठीक है, हमें तो आइडिया है क्वेश्चन को डीसी से बनाने का, अचानक से एसी से बनाने का नौबत आ रहा है तो हमसे बनेगा नहीं। तो हम लोग शुरुआत में ही एसी और डीसी करंट के बीच में एक रिलेशन निकाल करके रख लेंगे, और जैसे बनाते आए आज तक का डीसी का क्वेश्चन वैसे ही बना लेंगे, और एसी में उस फॉर्मूला को डाल देंगे तो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बात खत्म।
ठीक है, तो ये काम करना है। डेफिनेशन है, इट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन पास्ड थ्रू अ सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द एसी सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज डन बाय द एसी इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब अभी भी हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द एसी होना चाहिए, ठीक है, थ्रू द सेम सर्किट। इट इज डिनोटेड बाय आई एवरेज और आई मीन, इससे डिनोट करते हैं। और ये अभी हमें देखना पड़ेगा कि कितना होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग काफी अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोग में से उन लोग को आइडिया हो गया होगा कि किससे किससे कंपेयर कर रहे हो, एसी और डीसी से। तो एसी को रिप्रेजेंट करने वाला हजारों तरह का फंक्शन हो सकता है। हम लोगों का सिलेबस आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी पर बेस्ड है, तो हमारा जो आंसर आएगा एसी और डीसी के बीच में रिलेशन जो भी अभी आएगा वो केवल तब काम करेगा जब अल्टरनेटिंग करंट आप आई नॉट साइन ओमेगा टी लेके करेंगे, तब कुछ और लोगे तो वो रिलेशन अलग आ जाएगा। इसका सेम क्लियर कट मतलब है कि जो भी फॉर्मूला आएगा वो आप हमेशा के लिए रट्टा मार करके हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैथमेटिकल चीज है, साइन ओमेगा टी वाला रख के करेंगे तो एक अलग रिलेशन आ जाएगा, और कोई दूसरा फंक्शन से मिलाने जाएंगे तो अलग वैल्यू आ जाएगा। तो आपका सिलेबस साइन ओमेगा टी पर बेस्ड है, इसको आपको स्टार्टिंग में याद करके रखना होगा, ठीक है। इस पर बाद में डिस्कशन नहीं होना चाहिए फिर। तो डेफिनेशन के हिसाब से मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को अगर डिफाइन करने चले, डिफाइन तो कर चुके है ना, अब अगर वैल्यूज डिराइव करने चले तो सबसे पहले एसी के लिए देख लेते हैं कि करंट का फंक्शन क्या लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट करंट है। टाइम डिपेंडेंट करंट का मतलब हो गया दिस इज अ वेरिंग करंट। वेरिंग करंट के लिए चार्ज जो है वो आप आई इंटू टी से निकाल नहीं सकते। वेरिंग करंट के लिए आई बराबर डी क्यू बाई डी टी से निकलता है, डी क्यू बराबर आई डी टी से निकलता है, और डी क्यू से क्यू जो है वो इंटीग्रेट करके निकलता है। ये आपको ख्याल रखना है, इसको इस चैप्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो कॉमन मैथमेटिक्स फिजिक्स में एप्लीकेशन है, ठीक है। बाकी डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आई डी टी। अब आई की जगह पर ये फंक्शन का यूज कर लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और डी क्यू से क्यू निकालने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट डेफिनेशन के हिसाब से 0 से t बाई 2 का इंटीग्रेशन है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ओमेगा हमें पता है सर्कुलर मोशन में 2 पाई बाई टी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सबको मालूम है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट कर देना है। और जब कैलकुलेशन करोगे खुद से कैलकुलेशन करो, अपर लिमिट टी के जगह पर टी बाई 2, फिर एक बार टी के जगह पर 0, तो यहां तक पाओगे। ये क्या है, ये चार्ज है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इतना चार्ज, आई नॉट टी बाई पाई, ये एसी प्रोड्यूस कर रहा है। कितने टाइम के लिए, एक टाइम हमने फिक्स किया था कि 0 से t बाई 2 के लिए। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या करना है, इतना ही चार्ज प्रोड्यूस करना है, बट कहां से प्रोड्यूस करना है, डीसी से प्रोड्यूस करना है। डीसी के लिए आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, तो डीसी के लिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, बट टी बाई 2 था, तो डीसी के लिए क्यू बराबर आई एवरेज इंटू टी बाई 2 हो गया। ये एवरेज डीसी वाला है, ठीक है, अभी डेफिनेशन बताया था। और लेकिन ये चार्ज कितना होना चाहिए, तो चार्ज इतना ही होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से। ये एसी से निकालो आई नॉट टी बाई पाई, ये डीसी से निकलेगा आई एवरेज टी बाई 2। इन दोनों को जब आगे पीछे करके काटते हो टी से टी कट जाएगा और ये 2 आई नॉट बाई पाई हो जाएगा। ये आई एवरेज, ये डीसी का वैल्यू है जो कि 0.636, 2 को पाई से डिवाइड करोगे तो 0.636 आएगा। आई एवरेज डीसी का 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट है। आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, आई नॉट एसी का भी पीक वैल्यू है। एसी का तो वैल्यू कोई बता ही नहीं सकता क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है तो टाइम के साथ चेंज करता है। तुम एसी का वैल्यू कहां से बता सकते हो, तुम बता सकते हो एक एसी का पीक वैल्यू ही बता सकते हो। उस पीक का 0.636 टाइम्स कर दो, वो तुम्हारा डीसी का एवरेज वैल्यू होगा। बचपन से सारा प्रूफिंग न्यूमेरिकल डीसी में करने का प्रैक्टिस है, इस वजह से हम लोगों को आई एवरेज डीसी के फॉर्म में निकाल करके रख लेना पड़ता है। इसका प्रूफिंग हर बार ही मोटा मोटी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। इस बार जैसे आपका सिलेबस कट किया गया है उस हिसाब से इसका प्रूफिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा चीज कट जाने के बाद जितना है उसी में से एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये आपके इस बार के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है। ठीक है, डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक और डीसी का एक और वैल्यू, जैसे एवरेज तो डीसी में याद कर लिए,
डीसी में एक और वैल्यू याद करना है, इसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। डेफिनेशन पहले लिख लेंगे, इट इज दैट स्टेडी करंट। डेफिनेशन लिखते लिखते ही समझ जाएंगे आप लोग, नाम से ही पता चल रहा है। अभी क्या कर रहे थे, एवरेज निकालने के लिए सेम अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करवा रहे थे, चार्ज। किससे किससे, एसी से और डीसी से, और कंपेयर कर ले रहे थे कि एसी और डीसी के करंट के वैल्यू पर कितने का डिफरेंस है। अब क्या करना है, अभी भी लेना है एसी, अभी भी लेना है डीसी। एसी से भी क्या प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोड्यूस करना है। कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जो तुमको ठीक लगे उतने ही टाइम के लिए तुमको फिर से उतना ही हीट प्रोड्यूस करवाना है। किससे, डीसी से। एक बार एसी से, एक बार डीसी से। टाइम सेम और क्या सेम, हीट प्रोड्यूस, हीट एनर्जी क्या करना है, सेम प्रोड्यूस करना है। तो करंट का वैल्यू सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार जो सोर्स है वो आपका एसी है और एक बार जो सोर्स है डीसी से। इससे जो रिलेशन बनेगा, इससे जो रिलेशनशिप आएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एसी और जो डीसी का करंट है उसको हम लोग वर्चुअल या फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर कट बात। इट इज दैट स्टेडी करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम लिखा हुआ है, हाफ द टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, फॉर अ गिवन टाइम है, मतलब जो टाइम तुमको ठीक लग रहा है उसमें करके देख सकते हो। विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द एसी डज इन द सेम रेजिस्टेंस एंड फॉर द सेम टाइम। इट इज डिनोटेड बाय आई वी और आई आर एम एस। ठीक है, तो अब हमारी बारी आ गई इसका वैल्यू देखने का कि कितना होगा। ठीक, तो जैसे अभी स्टार्ट किए थे वैसे ही शुरू करेंगे, जैसे अभी स्टार्ट किए थे वैसे ही शुरुआत करेंगे। पहले एसी का वैल्यू कुछ ले लिया जाए, है ना। कितना ले लेंगे एसी वाला करंट, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब इसमें भी वही है, अगर ये स्टेडी करंट होता तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला याद किए थे, आई स्क्वायर आर टी। बट यहाँ पर जो करंट है वो टाइम वेरिंग करंट है, तो इसमें भी वही पेच है। आपसे एच तो निकलेगा नहीं, आपसे डी एच निकलेगा, आई स्क्वायर आर स्मॉल टाइम के लिए निकलेगा। और फिर डी एच को ध्यान से लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन करेंगे तब एच का वैल्यू निकाल पाएंगे। एसी में इतना तुमको जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जोर लगाओ, चलो साथ साथ ही करते हैं, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी सबको। चलो, तो क्या हो जाएगा, डी एच बराबर, ये लैंग्वेज लिख लेना, फॉर अ वेरी इंस्टेंटेनियसली स्मॉल टाइम डी टी। एसी का सोर्स के लिए डी एच बराबर आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, थोड़ा बताते भी रहो फिर लिखते भी रहना। नॉन मैथ वाले को बीच बीच में कोई कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा याद करना होगा। बाकी बताओ, आई के जगह पर अब हमने लिया आई नॉट साइन का इंटू आर डी टी। अब कितना हुआ, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, अब डी एच से निकालना है भैया एच, डी एच से एच निकालने का एक ही तरीका, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। कौन कौन बाहर आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर और आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। टाइम तुम्हारे मर्जी पर है, कोई भी टाइम लिखा हुआ है, किसी पर भी कर सकते हैं जो ठीक लगे। 0 से t/2 में भी कई बुक में किया हुआ है, और क्यों झमेला लेंगे, 0 से t/2 में ऐसे ही तीखा इंटीग्रेशन है, 0 से t ही कर लेते हैं। t/2 पर भी सेम आंसर आएगा, t/4 पर भी सेम आंसर आएगा। फॉर अ गिवन टाइम लिखा हुआ, पिछले बार फॉर हाफ टाइम लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था हाफ टाइम, उसमें ये भी पढ़ना है आपको अभी, बट फिलहाल के लिए तो उसमें हाफ टाइम के लिए था, इसमें गिवन टाइम के लिए है, मतलब कोई भी टाइम ले लोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी ऐसे ही महंगा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग झूठ मूठ का लिमिट इधर उधर करके तो फायदा नहीं, आसान लिमिट लेते हैं, 0 से पूरा टी डी टी। ठीक है, तो डी एच का इंटीग्रेशन विल बी एच, दिस इज आई नॉट का स्क्वायर आर। अब मैथ्स वाले लोग भी पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है, अभी जस्ट मैथ में पढ़ाया गया है। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन करने के लिए मैथ्स का कुछ रूल रेगुलेशन का यूज कर लें। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इज 1 माइनस कॉस 2 एक्स, मतलब कितना हो जाएगा इसमें, ओमेगा टी बाई 2। अरे होगा ना, यही फॉर्मूला होता था ना, 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यही होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, dt
अब थोड़ा सा मुश्किल इंटीग्रेशन है बट करना ही है, यही आपका सिलेबस है, करना ही है, डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब जस्ट ये अभी पढ़ ही रहे, मैथ्स में भी अभी यही चल रहा है, आप लोग बताइए। तो h बराबर इधर बचेगा आई नॉट का स्क्वायर आर, ये एक बार अलग अलग, एक बार ये बस 1/2 को बाहर रखेंगे, केवल dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के लिए, और फिर माइनस, फिर से यही माइनस हाफ आएगा, ये वाला भी आई नॉट स्क्वायर आर, चाहो तो बाहर ब्रैकेट रख करके अंदर एक साथ भी कर सकते हो। और किसका इंटीग्रेशन बच गया, cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन बच रहा है, इसका भी 1/2 है ना, 1/2 को बाहर ले लिए थे, और इसका भी 1/2 भी होगा, आई नॉट का आर स्क्वायर भी होगा, और cos 2 ओमेगा टी इंटीग्रेट है। ठीक है, इसका कर लेते हैं पहले जरा से, क्योंकि ये तो आसान है। आई नॉट का स्क्वायर आर, dt का इंटीग्रेशन इज t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t ही रह गया, और ये हाफ बाकी रहा, तो दिस इज हाफ इंटू टी, इधर की क्या टी स्क्वायर हो गया, ये इधर वाले का हो गया, जो पेज है उधर वाले में, तो थोड़ा समझ करके उधर वाला करना हो, माइनस हाफ आई नॉट का स्क्वायर आर, इसका इंटीग्रेशन, या देखो इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सक रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आराम से हम लोग सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करते हैं अभी, इसी का इंटीग्रेशन में पेज है, बाकी सबको आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आराम से करते हैं यहाँ पर। अलग से हम लोग ऐसे cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t के लिए, समझ में आ रहा ना, इसमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी किए थे थोड़ी देर पहले, cos 2 ओमेगा t dt का, cos x का sin x होता है, जैसे sin 2 बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा बाहर होगा, लिमिट भी लगाना है। हाँ बोलो, गलत हो गया क्या, ठीक लग रहा है, cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी, हाँ सही बात है, सही बात है, cos 2 ओमेगा टी का पहले कर लेते हैं, पहले sin क्या बता रहे थे, 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, अभी पहले ऐसे यही ना, बट इसमें तो अभी बाहर आएगा ही बाहर आएगा, है ना, ये 1/2 ओमेगा तो ऐसे ही बाहर आएगा, है ना, अंदर वाला ऐसे sin 2 ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू टी से 0। ठीक है, ये तक आराम से देखते रहना और खुद से भी करते रहना। मैथ्स वाले को उतना दिक्कत नहीं है, नॉन मैथ्स वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या वाइसे वर्सा बोल सकते हैं, मैथ्स वाले लोग भी अभी ये पढ़े नहीं है, डेफिनेट तो अभी आप भी नहीं पढ़े हैं, अभी तो मैथ्स वाले भी अभी इंडेफिनिट पर ही है, डेफिनेट आप भी नहीं पढ़े, तो चलो सबके लिए बात बराबर ही है, करके बताओ कितना हो रहा है। दिस इज 1/2 ओमेगा, आगे बोलो, साइन कितना हो गया ये 4 पाई बाई टी इंटू एक बार अपर लिमिट टी माइनस साइन 4 पाई बाई टी इंटू 0। यहाँ से काम बन जाएगा, ये साइन 4 पाई, साइन n पाई 0 होता है, ये 4 पाई हो 8 पाई हो, इस पूरे का 0 हो जाएगा। यहीं पर नॉन मैथ्स वाले लोग के लिए फायदा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद भी कर सकते हैं, इसका आंसर 0 ही होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। मतलब ये इतना भारी भयंकर इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली में इस पूरे का वैल्यू 0 ही आने वाला है, तो नॉन मैथ्स वाले लोग इसको प्रैक्टिस करके याद भी कर सकते हैं। इतना मेहनत जो हो भी रहा है उसका आंसर 0 ही आने वाला है, इसका मैथ्स नहीं है, दे कैन जस्ट रिमेंबर इट। बाकी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो आसान था, कितना था, दिस इज आई नॉट का स्क्वायर आर डी टी का था टी बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो टी ही आ जाता है। ठीक है, तो ये एच, इतना एच प्रोड्यूस हो गया, इतना एच कौन प्रोड्यूस किया है, AC। अब हमें इतना ही डेफिनेशन के हिसाब से इतना ही एच किससे प्रोड्यूस करवाना है, अब इतना ही एच हमें प्रोड्यूस करवाना है डीसी से, इतना ही एच अब डीसी से प्रोड्यूस करवाना है, करवाओ और डीसी, यहाँ से हो जाएगा काम हमारा बन जाएगा, चैप्टर अब आगे चला जाएगा इससे हमारा। फॉर डीसी के लिए, डीसी के लिए एच बराबर क्या चलेगा, आई स्क्वायर आर, टी पूरा लिए थे तुम, टी लिए थे, और इसका इस वाला करंट को ही हम लोग आरएमएस या फिर वर्चुअल वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, आधे वाले में उस डीसी का नाम आई एवरेज है, पूरे वाले के लिए उस डीसी का नाम आई आरएमएस या फिर आई वर्चुअल है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हीट एनर्जी दोनों से सेम प्रोड्यूस करवाना है।
इससे करवाओ, डीसी से, और एसी से पता चला कि इतना करवाए हुए हो, आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। अब क्या क्या कट गया, अब ये आर टी कट गया और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। नाउ दिस इज आई नॉट बाई रूट 2। अब क्या हो गया, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, और आई नॉट मैंने 1 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 के रेंज में आएगा, 0.707 टू बी प्रिसाइज। मीन्स एडवांस में 7 ही याद करते हैं, बट दिस विल बी 0.636 उसका था, 707 टाइम्स ऑफ आई नॉट आ रहा है, और ये आई आर एम एस का वैल्यू है, और थोड़ा देर पहले आई एवरेज का वैल्यू आप लोग याद किए हैं 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो आई आर एम एस भी डीसी वाला करंट है, आई एवरेज वाला भी डीसी वाला करंट है। ये वाले से उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना एसी करता है, ये वाले से उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना एसी करता है। और हमें आदत है क्वेश्चन डीसी पे बनाने का, तो एसी वाले में ऐसा है, उससे डीसी वाले पर हम लोग इस फॉर्मूला से बैठा लेंगे और फिर जैसे डीसी से क्वेश्चन को अप्रोच करते थे वैसे ही कर लेंगे। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन मोटा मोटी हर साल ही बोर्ड्स के एग्जाम में, पहले भी इस चैप्टर से इसी का प्रूफिंग आता था बोर्ड्स के एग्जाम में। इस बार तो आपका सिलेबस वैसे में भी कॉम्पैक्ट है, ये आ जाने का पूरी चांसेस है इसका प्रूफिंग। बाकी मेरे को आपको प्रूफिंग वगैरह से उतना कोई लेना देना है नहीं। इस चैप्टर में जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, 11th क्लास छोड़ो 9th क्लास से आपको मालूम होगा फिजिक्स में जैसे प्रूफिंग अप्रोच होता है, क्वेश्चन भी बाद में उसी रेंज पे जाता है। चाहे तुम वर्क एनर्जी पावर देख लो, चाहे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लो, चाहे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रूफिंग से जो लोग पढ़ने में अच्छे, उनको एक बात दिमाग में जाना चाहिए, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी इसी रेंज में आएगा। न्यूमेरिकल भी ऐसे इंटीग्रेट करके, लिमिट लगा करके, फंक्शन लेकर के, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू लेके क्वेश्चन भी ऐसे ही अप्रोच होगा इसमें। इस चीज को ख्याल रखना होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन शुरू होने में थोड़ा टाइम है, पहले हम लोगों को बहुत सारा टर्म्स इसमें क्लियर करना है, ठीक है। तो इस पूरे को लिख लो, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।